चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आवाज वगैरह आ रही तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, है ना। और भैया जैसे ही आप लोग क्लास में जुड़ते हैं वैसे भैया वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ा दिया करें, है ना। जैसे आप जुड़ते हैं, चाहे आप लोग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। हम लोग फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग माइनस मार्किंग रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग माइनस मार्किंग रखेंगे, 1/4 रखेंगे। कितने? 1/4 रखेंगे। 50 क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर 40 नंबर अगर पुराने स्टूडेंट ले आ रहे हैं, मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी है। अगर यहाँ पर भैया पुराने स्टूडेंट नहीं, नए स्टूडेंट अगर 30 नंबर भी ले आते हैं हमारे इस टेस्ट में, तो आप समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे। आप यूपीपी के लिए हो, आप किसी के लिए, अगर आपकी एग्जाम में हिंदी आती है ना, आपकी एग्जाम में अगर हिंदी आती है, बस आप टेस्ट को लगाइए, फिर आपके पास जो भी बुक हो, जो भी मॉडल पेपर हो, उसको सोल्व कर लगाइए, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है। 1 का ऑप्शन देखिए, डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश, बिल्कुल जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, शॉर्ट श्रेणी में देखा जाए जैसे पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, ये सब आपकी शॉर्ट श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। ऑप्शन लॉक करेंगे, यहाँ पर डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खड़ी बोली निकली है, बताइएगा कि जो खड़ी बोली आपकी आई है वो किससे आई है। यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है? ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है भाई? क्लियर दिख रहा होगा, है ना। अब इससे अच्छा क्लियर क्या दिखेगा। सभी लोग, जितने लोग हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, दिख जाएगा आपको। चलिए भाई बताइएगा कि खड़ी बोली जो निकली है वो कैसे निकली है। आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका है पश्चिमी हिंदी, याद रखिए पश्चिमी हिंदी से ही खड़ी बोली आई है। क्योंकि खड़ी बोली में हमने बताया था कि आपकी भाषा में, जैसे आपकी ब्रज भाषा है, क्या है, ब्रज भाषा जो आपकी आती है, ये भी आपकी खड़ी बोली से है। ब्रज भाषा के साथ साथ जो आपने पढ़ा होगा कन्नौजी, क्या पढ़ा है आपने? कन्नौजी पढ़ा है। कन्नौजी भी आपकी इसी से आपकी निकली है ना। बुंदेली शब्द आपने देखा होगा, बुंदेली, और बुंदेली भी शब्द आपकी कहां से है? पश्चिमी हिंदी से आपकी हो जाएगी। और आपकी यहाँ पर खड़ी बोली जो आपकी खड़ी बोली, ये भी आपकी क्या है, तो आपकी पश्चिमी हिंदी से आई है। बांगुरी आपने सुना होगा, बांगरू, और बांगरू भी जो आपका है वो भी इसी से है, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। बताइएगा कि हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं। जब आपसे बोलियों की बात कर दें, तो बोलियों की जब बात कर दे तो आप कहेंगे बोलियां हैं 18। कितनी हैं? बोलियां हैं 18, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 18 आपकी बोलियां हैं, और 5 जो आपकी हैं वो उपभाषाओं के अंतर्गत आपकी बांटी गई हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। भैया एक स्थानीय भाषा में, अर्थात एक सीमित क्षेत्र में बोले वाले स्थानीय भाषा, और स्थानीय भाषा जो होती है इसे बोली कहते हैं। जैसे आपके गांव में अगर पूछे कि भैया तरोई को क्या बोलते हैं, तरोई को क्या बोलते हैं, तरोई को, है ना, तरोई को। अगर आपसे बोले लौकी किसे कहते हैं, तो बहुत लोग लौकी नहीं जानते होंगे, बहुत लोग लौकी नहीं जानते होंगे, क्योंकि भैया वो लौकी को भी तरोई कहा करते हैं, है ना। लोग घिया जानते होंगे, है ना, घिया भी नहीं जानते होंगे, घिया को भी लोग तरोई कह देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भाई, हमारे यहाँ तो तरोई अलग होती, लौकी अलग होती, घिया अलग होता है। जो घिया और तरोई होती है एक ही जैसी होती है, लेकिन तरोई में क्या होते हैं, थोड़े खांचे बने होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये अपनी स्थानीय भाषा होती है, वो आपकी बोली आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती, तो आप कहेंगे सबसे छोटी इकाई होगी यहाँ पर वर्ण, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा। वर्ण बोल दीजिए, या आप इसे अक्षर बोल सकते हैं, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी नंबर की ओर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर बताइए कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 दिया है बहुत ही आईएमपी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है।
हमने कहा कि सर स्पर्श व्यंजन पूछा है तो हम कहेंगे क से स्टार्ट करेंगे और अंगा तक यहाँ पर जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर चा हो जाएगा, है ना। मतलब इस करते करते हम लोग कहाँ पर पहुंचेंगे, माँ तक। और ये क्रम जो आपका हो गया है पूरे यहाँ पर क से लेके माँ तक होते हैं 25। और दोस्तों एक वर्ग बना देते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन जिसका आया है ए नंबर है, बिल्कुल राइट है। अगर सही हुआ है तो आप अपने खाते में 1 नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों जातिवाचक दिया है ना, इसका मतलब ये है कि जाति में एक लोग नहीं होंगे, जाति में बहुत लोग होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मिठास है तो भाव को दर्शा रहा है, कर्मचारी दिया है, गंगा दिया है, पर्वत दिया गया है। हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर आंसर देखा जाए तो थोड़ा सा क्या है, समझने वाली बात है। अब आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर, इसका सही कर दीजिएंगे जवाब, तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोगों के जो पढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, इस क्लास में आप बातें नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक बातें भी किया है तो हम समझेंगे कि आप बातें नहीं करते हैं और आज आप टॉपर बन जाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब देकर। बिल्कुल सही बताना है, बाद में ये मत कहना सर आपने चीटिंग कर दिया। देखिए कह रहा है जातिवाचक में, हम कहेंगे मिठास में तो भाववाचक संज्ञा है, ये तो बनेगा नहीं। यहाँ पर कर्मचारी, अब ये कर्मचारी भैया किसकी बात है हमको तो नहीं मालूम है, इसका मतलब है यहाँ भी जाति हो गई, है ना। यहाँ पर गंगा तो एक ही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? तो ये तो भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो पर्वत है बहुत पर्वत हो सकते हैं, मतलब ये भी आपका हो सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि भैया जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है और ऑप्शन डी जो दिया है जिन लोगों ने, उनका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और लेकिन अभी तक किसी का जवाब सही आया नहीं था, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि भैया जो आपका पर्वत है और कर्मचारी है, बी और डी वाला जो आंसर आया है उसी का आंसर मान्य होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चीटिंग किया है थोड़े हमने, है ना, ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपको रखकर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पशु चर रहे हैं। जब पशु चर रहे तो भैया एक पशु तो होगा नहीं, ढेर सारे पशु होंगे। जब ज्यादा पशु होंगे तो आप कहेंगे कि पशु दिया है, यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, यहाँ पर जातिवाचक आंसर है, राइट हो जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर बोल देते कि मोहन की गाय या मोहन के पशु तो हम लोग यहाँ पर बात कर देते क्या व्यक्ति में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द आपका यहाँ पर दिया गया है पुल्लिंग, तो आप कहेंगे सर लगन कैसी है, आपके अंदर लगन, आपके अंदर जुनून कैसा है। तो भैया लगन कैसी है, मीमांसा, आर्ट और माधुर्य। चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो माधुर्य दिया गया है, माधुर्य, ये ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये पुल्लिंग शब्द आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका देखो 10 दिया गया है और कह रहा है बहुत ही कड़ाके क्वेश्चन है, पुल्लिंग राज, बात, गीत और मात। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ना। ये राज कैसा है ना, गोल मोल ना बताइए, ये राज कैसा है। यहाँ पर दोस्तों ये कैसा आया, इसका मतलब ये तो पुल्लिंग हो गया, है ना, पुल्लिंग में ले गए। बात कैसी है, गीत कैसी है या गीत कैसा है। आप कहेंगे सर गीत कैसा है, गीत कैसा, इसका मतलब ये भी पुल्लिंग में आएगा। मतलब दोस्तों देखा जाए तो भैया 10 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए ए भी बनेगा और आपका सी भी बनेगा, याद रखिएगा। अगर आपने आंसर ये लगाया है तो आप अपने अकाउंट में 1 नंबर ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके कौन है। सदा एक वचन, देखो ये भी शब्द आपकी वैल्यू हो जाती है, जब सदा शब्द लग जाता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उस क्वेश्चन पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कह रहे हैं होश और लोग, और होश आपका क्या होगा, होश तो आपका हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर दोस्तों वर्षा है और जनता है, हमने बताया था कि बरसात की बात करता है अर्थात वर्षा की बात करता है, ये हमेशा क्या होता है एक वचन में, और जनता भी जो होती है सदा एक वचन में ही होती है। मतलब ऑप्शन जो आपका आया है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मिठास शब्द किस शब्द का एक वचन है। मिठास शब्द जो है ये किस शब्द का एक वचन है, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद सही विकल्प आपका है। कह रहा है वह कल मुझसे मिलने आएगी, है ना। भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि हम सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, तो भैया सर्वनाम का भेद सही विकल्प पूछा गया है। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा।
ठीक है, ये वह जो दिया गया है कहीं ना कहीं फोकस इसी पर हुआ है, वह जो आपका दिया है यही फोकस होगा, तो संबंध तो नहीं है, ना ही मध्य करेंगे, ये ऑप्शन सी होगा, ये अन्य पुरुष में आपका आएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, अन्य पुरुष आपका आंसर, बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर है, राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब ऐसा सर्वनाम बताना है जो वक्ता मतलब बोलता है, श्रोता मतलब जो सुनता है, या कोई अन्य व्यक्ति होता है, अगर उसके लिए प्रयोग कर दिया जाए तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा ये क्या होता है, इसमें भी हो जाएगा आपका पुरुषवाचक बनेगा। क्या याद रखिए, ऐसी स्थिति में भी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम ही आपका आंसर करना है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। यहाँ पर कह रहा है 15 में कि निम्न विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द पूछा गया, उन्नत की बात होता है तो ये आता है गुणवाचक विशेषण में, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित जो पद है वो आपका है क्या। ये बताइए जो भयंकर है ये क्या है। अब भयंकर दिया गया है तो यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण, प्राविशेषण, सार्वनामिक या विशेषण है, तो आप कहेंगे ये क्या है आपका विशेषण, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। जैसे बोलते बहुत तेज दुर्घटना हुई, अर्थात यहाँ पर विशेषण आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है सकर्मक क्रिया को उदाहरण बताना है। कल हम लोगों ने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, और आप लोगों ने भी कहा था कि सर पूरी तरीके से सकर्मक क्रिया हमको पहचान करना आ चुका है। अब आप लोग ये बताइए कि सकर्मक क्रिया इनमें से है कौन, यहाँ पर कौन है। हमने यहाँ पर आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपको एक शब्द याद रखना है, क्या, है ना। क्या दौड़ता है, क्या हंसता है, क्या पढ़ता है, क्या आता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आना, क्या पढ़ना, क्या हंसना, क्या दौड़ना, सबसे बेस्ट आंसर आपको ये लग रहा है कि भैया क्या पढ़ता है। ये बड़े क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य क्रिया का समुचित उदाहरण है। अब ये बताइए क्या हंसती है। अगर हम आपसे बोले क्या हंसती है तो भैया लड़ाई हो जाएगी, है ना। अगर हम किसी से बोल दें क्या हंस रहे हो तो वो कहेगी हमें क्या मालूम, मैं तो मुझको हंसी आ रही थी। तो मतलब यहाँ पर क्या हंसती है इसका मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हो गया अकर्मक, मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में क्या कह रहा है, देखिए कि को जो आया है ये किस कारक चिन्ह का है। को जो आया है ये किस कारक से, तो आप कहेंगे यहाँ पर कर्म में होता है ना, और ये तो आप सभी को मालूम है, प्रथमा कर्तन है, द्वितीय कर्म को, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 20। क्या कह रहा है, देखिए 20 नंबर में कि द्विकर्मक वाक्यों में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है। मतलब अगर दो कर्म होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपका को शब्द आपका है ये किस पद के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये जब को आता है तो आपको लगाना है गौड़ कर्मपद के साथ लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर लगाना है गौड़ कर्मपद के साथ होता है। क्वेश्चन आपके लिए नया लग रहा है तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मतलब अगर हमने आपसे बोल दिया रमेश मोहन को पैसा देता है ना, क्या हमने उदाहरण लिख दिया रमेश मोहन को पैसा देता है, क्या रमेश मोहन को, इसको एक मत कर, रमेश मोहन को पैसे देता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो मोहन है, क्या यहाँ पर मोहन जो आपका है, रमेश मोहन को, फोकस हो रहा है मोहन पे, तो मोहन को पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो को प्रयुक्त हुआ है ये मोहन के लिए प्रयुक्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 21 यहाँ पर आ गया है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। कह रहा है कि मैंने आम खा लिया है। कुछ बच्चे जबरदस्ती कह रहे हैं सर की नाक कट जाए, है ना। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं जबरदस्ती, हमें मालूम है वो उनको आता है लेकिन गलत कह रहे हैं। दोस्तों देखो मैंने आम खा लिया है, 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा, ये है आसन्न भूतकाल। क्यों, क्योंकि हमने बताया था जब खाने की बात कर दे, क्या खाने की बात कर दे, तो ये हमको नहीं पता है कि मैंने सुबह खाया था कि शाम को खाया था या दोपहर में खाया था। कोई तो होता है दिन भर खाता रहता है, उसको दिन भर दे दो दिन भर खाता रहता है ना। तो अब ये कहोगे कौन से वाला खाता है, तो जब खाने की बात करते हो जिसका मतलब है ये क्रिया अभी अभी हुई है, तो जब खाने की बात होती है तो आपको आसन्न लगाना है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अब आप कहेंगे कि रामू खाना खा रहा था। अब खा रहा था ना, अभी खाया तो नहीं है ना, खाया तो नहीं है, खा रहा था, तो इसका मतलब आपका आंसर पहला ही राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? भाई कर्म के अनुसार जब क्रिया में परिवर्तन होगा तो आप कहेंगे सर कर्म के अनुसार हुआ है, तो आप इसमें से आंसर है लॉक कर दीजिए, बी नंबर कर्मवाच्य आंसर हो जाएगा। अगर कर्ता के अनुसार होता तो हम कृत्यवाच्य बोल देते, अगर भाव के अनुसार दिया होता तो हम भाववाच्य लगा देते, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कर्मवाच्य बताना है। अब दोस्तों आपको थोड़ा दिमाग से, थोड़ा ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन में कह रहे हैं पत्र लिखा जाता है ना, मोहन है ना के द्वारा पढ़ा जाता है। तो भैया जब लिखा जाता है फोकस हो गया है, जब फोकस हो गया है पहला ऑप्शन हो जाए आपका पत्र लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह काम नहीं करता है, इसमें अव्यय क्या है? वह काम नहीं करता है, अव्यय क्या है? मतलब एक्स्ट्रा शब्द इसमें क्या है कि उसको अगर हम हटा भी ले तो कहीं ना कहीं वाक्य में थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन इतना दिक्कत नहीं होगा कि हम सेंटेंस को ना निकाल पाए। वह काम करता है, वह काम नहीं करता है, वो काम करता है, वो काम नहीं करता है, मतलब ये नहीं शब्द जो आपका आया है ना, यही एक्स्ट्रा है, और यही जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? चलिए अव्यय नहीं है, देखिए यहाँ पर कह रहा है भैया आज जो शब्द है ये भी अव्यय है, कल जो शब्द आपका ये भी अव्यय है, इधर भी आपका अव्यय है, लेकिन किसे शब्द अगर आ जाए तो कहेंगे ये तो सर्वनाम में आएगा। ये क्या आएगा? सर्वनाम में आएगा। किसे नोट्स देना है, किसे क्या बोलना है, तो ये तो आपके सर्वनाम में आएगा ना। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी वाला यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम की पहचान करना है। भैया अर्ध तत्सम मतलब होता है ना तो भैया ये तत्सम है और ना ही ये तद्भव है, ये बीच वाला है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर है। यहाँ पर अक्षर जो होता है कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, ये अक्षर इस प्रकार से लिखते हैं, या तो आखर लिख दीजिएगा, आखर है ना, आखर कर देते, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है ये भैया क्या है? ये हो गया है अर्ध तत्सम होता है। जैसे एक शब्द होता है चूरन, है ना, तो ये भी क्या होता है? अर्ध तत्सम होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अमी का तत्सम क्या होता है? अमी का तत्सम क्या होता है? यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। अब आप कहेंगे अमी का होता है अमृत होता है, ठीक है ना, आंसर आपको लगाना है बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे अनाज का पर्यायवाची क्या होता है? अनाज का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों अनाज का पर्यायवाची चाह तो होता नहीं है, सलिल तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। क्यों भाई, सलिल हो सकता है क्या? सलिल तो पानी का होता है। रूपा दोस्तों हो नहीं सकता है, क्योंकि ये रूपा मेला वाली रूपा तो है नहीं है, ये रूपा चांदी वाली है, रूपा चांदी का होता है। तो भैया यहाँ पर जो सशस्त्र दिया गया है यही आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के पर्यायवाची बहुत बार पढ़ाया गया है ना। यहाँ पर दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर देखो पीयूष नहीं हो सकता है। क्यों भाई, पीयूष होगा क्या? क्योंकि भाई पीयूष का तो अमृत होता है ना, ये अमृत का होता है। पावक आपका आंसर जरूर हो सकता है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये अंबर जो होता है आपके आकाश का होता है, किसका होता है? आकाश का होता है ना। यहाँ पर दोस्तों मयंक होता है किसका? तो मयंक होता है आपके चंद्रमा का होता है। तो आंसर आपका जिसका आया है बी नंबर अपने खाते में आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। भैया आपसे पूछा है ओजस्वी, क्या दिया है? ओजस्वी। अब आप ये बता सकते हैं ओजस्वी मतलब हो गया यहाँ पर क्रांतिहीन, क्या हो गया? क्रांतिहीन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, क्रांतिहीन बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कह रहा है अपशकुन का विलोम क्या होता है? अपशकुन का विलोम बताइए। तो भैया अपशकुन और शकुन ये बिल्कुल आपको मिल रहे हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा यहाँ पर बी नंबर है, तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो भैया देखिए कनक का समानार्थी नहीं है, आप कहेंगे सर कनक मतलब होता है सोना,
कनक मतलब होता है धतूरा, कनक मतलब होता है गेहूं। लेकिन याद रखिए जो मक्का होता है, मक्का ये नहीं होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है समानार्थी बताना है। समानार्थी दिया गया है क्या, कह रहा है कुबेर, बताइए कुबेर। अब दोस्तों कुबेर कहा जाता है क्या, बताइए कुबेर जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं। हमने बताया था जब भी शब्द आपको कुबेर मिले उसके साथ धन मिलेगा। कुबेर धन के देवता हैं तो धन शब्द आपको जरूर मिलेगा। जैसे हमने बताया था धनद हो गया, धनाधिप हो गया, है ना, धनराज हो गया, राजा राज हो गया, या आपका यक्ष राज हो गया। क्या यक्ष राज जो भी होता है ये भी आपका इसी का होता है। बाकी जहां भी धन मिल जाएगा वो समझिए कुबेर देवता आपके विद्यमान हो गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होता है। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द क्या हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन को नोट करना है, आपका जो आंसर होगा वो राइट क्या होगा। आप कहेंगे सर जिसका उपचार नहीं हो सकता वो होता है असाध्य। क्या होता है, असाध्य। जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या, कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। क्या दिया है, कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। अप्रत्याशित दिया है, आशातीत तो हो नहीं सकता है। क्यों भैया, यहाँ पर आपका आंसर आपका ये नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। जो आशा से अधिक हो, जो आशा से अधिक होता है उसे आशातीत कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो आशा बढ़ाने वाला हो, जो आशा बढ़ाने वाला हो उसे आशाजनक कहते हैं, याद रखिएगा। जो आशा के अनुसार हो, क्या जो आशा के अनुसार हो उसे हम लोग यहाँ पर प्रत्याशित कहेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 आ गया है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होता है। मतलब अपने मुंह मिट्ठू बनना मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना इसका अर्थ क्या होता है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गुप्त मंत्रणा होना। क्या, गुप्त मंत्रणा होना मतलब जब क्या होता है चिंटू की शादी हो जाती है ना, तो चिंटी से गुप्त मंत्रणा करेंगे, है ना, कि मम्मी को अपने पास रखा जाए कि मम्मी को ना रखा जाए। क्या करे कि बाहर चले, क्या शहर में कोई रूम ले लेते हैं, है ना। तो गुप्त मंत्रणा मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, फिर मम्मी से लड़ाई करने के तरीके ढूंढते हैं कि कैसे लड़ाई कर ले और बचवा के लेके यहाँ से फुर हो जाए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है अब्ज का अर्थ क्या होता है, बताइएगा अब्ज का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, अब्ज का मतलब होता है, आप कहेंगे सर अब्ज का मतलब होता है यहाँ पर कमल होता है और चंद्रमा होता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, कमल और चंद्रमा आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछे सर अगले पॉइंट का जवाब देना है, आप बताइएगा कि आंच का अर्थ क्या होता है। आंच का अर्थ क्या होता है, आंच जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आंच होता है भैया गर्मी, आंच होती है लपट और आंच होती है हानि। याद रखिए, इसको ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक है। गर्मी, लपट और हानि, यहाँ पर आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अनुकरण में उपसर्ग क्या है। अनुकरण में उपसर्ग पूछा गया है, अनु जो आपका आ गया है ये इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, अनुकरण आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आमरण में, आमरण शब्द के पहले लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। ये जो आ दिया गया है इसे कहते क्या है, इसे कहा क्या जाता है भैया, यहाँ पर आंसर बताइए। तो ये क्या है, उपसर्ग है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर उपसर्ग आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइएगा। क्या छत्तीसगढ़ी कृदंत आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ी कृदंत आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर जो आपका दिया है क्या, रेंगत मनखे। क्या, रेंगत मनखे दोस्तों इसका प्रयोग इस वाक्य में देखा जा सकता है। क्या, रद्दा रेंगत मनखे, है ना। तो दोस्तों इसका मतलब होता है देखा जा सकते। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा, अब आप बताइए, लुटेरा दिया गया है तो आप बताइए यहाँ पर आंसर कोई मिलेगा। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, लुटेरा में क्या हो जाएगा, एरा आपका आंसर हो जाएगा, एरा आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कि विद्यार्थी का सही संविच्छेद बताना है।
विद्यार्थी का सही संविच्छेद इनमें से क्या होगा? विद्यार्थी। विद्या धनर्थी बनेगा। देखिए विद्या धन रथी तो होता नहीं है, विद्या धनर्थी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बी नंबर है आपका जवाब राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सावधान का सही संविच्छेद बताना है। चलिए विद्यार्थी में भैया दीर्घ संधि थी ना, सावधान में बताइए क्या होगा? सावधान का संविच्छेद करते हैं तो क्या होगा? जो सावधान अर्थात यहाँ पर 46 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा साधन अवधान, ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा आई है और बड़ा की मात्रा आई है, इसका मतलब ये दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दीर्घ संधि में आपका आएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या रहा है समझिएगा कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रणय लिया था। रेखांकित शब्द का समास बताना है। अब ये आजीवन में कह रहा है कि जो आ है ये क्या है? ये उपसर्ग है, और जिस किसी भी समास में उपसर्ग लगा होता है वही पद प्रधान हो जाता है, और वही पद प्रधान होगा अर्थात ये अव्ययी भाव, क्योंकि अव्ययी भाव समास का पहला पद ही क्या होता है? प्रधान होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में समास पूछा है, और यथा क्या है? अव्यय है, और अव्यय है तो आप आंसर लगा देंगे, अव्ययी भाव लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यहाँ पर आंसर को लॉक किया जाए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह को लगाएंगे? तो नोट करिएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भैया होता है पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? परिभाषा दिया गया है डायरेक्ट कि सरल या साधारण वाक्य जो होता है उसे कहते क्या है? आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो। क्या? जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक क्रिया हो, वही होता है साधारण वाक्य, है ना। तो आप समझ जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर आपका डी हो गया। और अगला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है, कह रहा है यहाँ पर देखिए कि किस वर्ष से क्या दिया है? किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है, और हमने आपको बताया था हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपको डेली हम सॉल्व कराते हैं, विधिवत क्वेश्चन आपके होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हुए यहाँ पर आपको चलना है। तो चलिए भैया, इस क्वेश्चन को हमने कल भी सॉल्व कराया था और आज भी आप लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। चलिए ब्रश थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए बताइएगा, कह रहा है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना यहाँ पर आरंभ हुआ था। आपको जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर लगभग आ गया है, 1955 से आपका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? 1955 आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि महादेवी वर्मा को, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? चलिए भाई 35 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ के लिए दिया गया था। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 कब है? तो आपके 1982 में यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सन 1955 में क्या दिया है कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 1955 आ गया है और अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो यहाँ पर कहेंगे सर जो ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बताना है आपका आंसर क्या होगा कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके बादल की मृत्यु है, क्या बादल की मृत्यु को आधुनिक ढंग से लिखा गया ये पहला एकांकी है जो कि हरिश्चंद्र वर्मा का है। किसका है? तो आपके दोस्तों हरिश्चंद्र वर्मा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? दोस्तों हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? यहाँ पर दोस्तों हिम तरंगड़ी है आपके माखनलाल चतुर्वेदी को। दोस्तों 1955 में जो पुरस्कार आपको दिया गया था वो दोस्तों हिम तरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है
केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम इनमें से क्या होगा? केशवदास के द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम इनमें से क्या है? यहाँ पर 3 को ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर जो आपके विज्ञान गीता है ये केशवदास के द्वारा आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्या आध्यात्मिक ग्रंथ है? विज्ञान गीता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 4। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है ये समानता कब से माना जाता है? यहाँ पर दोस्तों 4 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1850 से जब भारतेंद्र युग शुरू होता है तो यहीं से स्टार्टिंग होती है आधुनिक काल, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्रिका की रचना जो किया वो किसने किया था? रामचंद्रिका जो रचना किया वो किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक किया जाए। केशवदास, सेनापति, सुंदर या आपका मोहनलाल? दोस्तों 5 को ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है आपके केशवदास, जिसको ऑप्शन आया है आपका जवाब ये नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है और क्या दिया गया है क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है सीता वनवास, क्या दिया गया है? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, प्रवाद पर्व। क्या है? प्रवाद पर्व है। अगला ज्ञान दीप किसकी रचना है? चलिए बताना है ज्ञान दीप किसकी रचना है। 7 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, ये है शेख नबी की है। किसकी है? शेख नबी की है दोस्तों। आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी बताना है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन होगी? और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग होमवर्क के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। और इसी के साथ ये क्लास भी आपकी कंप्लीट की जाती है। ठीक है ना।